हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली स्टडी एनालिसिस क्लासेस में। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने आयोग के तरफ से जो उत्तर शीट जारी किया गया है, आपने अपना उत्तर उससे मिलान कर लिया होगा और बखूबी देख भी लिया होगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कौन कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं। आयोग ने जो उत्तर कुंजी आपको दिया है, आप उसमें कुछ प्रश्नों के ऊपर डाउट भी होगा। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 28 सितंबर तक यदि आपको किसी प्रश्न में दिक्कत आ रही हो या आपको लगता हो कि आपने जो आंसर किया था वह सही है और आयोग ने जो उत्तर दिया है वह बिल्कुल गलत है, तो आप आयोग के वेबसाइट पे जाकर आप अपनी आपत्ति दर्ज करा देंगे। डेट बिल्कुल मेंशन किया गया है कि 28 सितंबर से पहले आपको आपत्ति जमा करना है। चूँकि समय बहुत कम दिया गया है तो आपके सामने दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती तो यह कि आप कौन से प्रश्न पर आपत्ति करेंगे और दूसरी कि आपत्ति करने का आधार क्या होगा। आपको पता होगा कि आयोग किसी भी आपत्ति को तभी स्वीकार करती है या अपने पैनल के सामने प्रस्तुत करती है जब कोई स्टूडेंट किसी पुस्तक का रेफरेंस देते हैं। आप गूगल करेंगे तो सिंपल सा उसे नकार दिया जाएगा और उसे आयोग मान्य नहीं करती है। तो आप जिस प्रश्न पर आपत्ति करेंगे उसका एक रेफरेंस बुक जरूर देंगे आयोग को, पेज सहित लिखेंगे। उसका फॉर्मेट आपने या तो देख लिया होगा और यदि आपने नहीं देखा है और आपको लगता हो कि एक फॉर्मेट पर भी वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं उसके ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हम आते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों के ऊपर जहां आपको डाउट हो सकता है कि आपने सही किया हो और आयोग उन प्रश्नों को गलत मान रही हो, या कुछ ऐसे हो सकते हैं प्रश्न जहां आपको उत्तर मिला ही ना हो। आपको लग रहा हो कि जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर ऑप्शन के अनुसार सही से फिट नहीं बैठ रहा है। तो हम कुछ ऐसे प्रश्नों के ऊपर अभी बात करने वाले हैं जिनका या तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नहीं है या फिर आयोग के द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह उत्तर सही नहीं है। आप देखते चलेंगे, आप देख लीजिए यहाँ जो सीरीज हमने लिया है वह ए सीरीज है और यह फर्स्ट पेपर है। तो आप ध्यान देंगे कि फर्स्ट पेपर आपका जो भी सीरीज होगा, मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा यहाँ पर, आप अपने सेट के अनुसार उस क्वेश्चन को समायोजित कर लेंगे और उसी के अनुरूप आप अपना उत्तर चेक कर लेंगे कि क्या आपका उत्तर वही है। मैं यहाँ सभी प्रश्नों को नहीं लूँगा, मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को लेने जा रहा हूँ जिसमें मुझे लग रहा है कि आपको आपत्ति करना चाहिए या फिर आपको डाउट हो सकता है और क्या आयोग ने उत्तर सही दिया है या उसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखला को बारी बारी से देखेंगे। सबसे जो पहले प्रश्न हैं जिन पर आपत्ति किया जा सकता है वह प्रश्न संख्या 7 है। तो आप देखेंगे कि प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, किसने कहा था। मेजॉरिटी ऑफ पीपुल ने इसे बी मानते हुए पीएन भगवती आंसर सही किया है। लेकिन जब आप इसे सूक्ष्म स्तर पर चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि यह जो कथन है वह स्पष्ट तौर पर न्यायमूर्ति एएस आनंद जी के द्वारा कहा गया है। आयोग ने भी इसका उत्तर सी दिया है जो कि बिल्कुल सही है। तो आप देख लेंगे कि आपने क्या लगाया है। अगर आपने पीएन भगवती लगाया है और आपको लगता हो कि आपको आपत्ति करना चाहिए तो आप अपने स्तर से एक बार इसे जरूर चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी गहन विचार किया है इस प्रश्न के ऊपर और हमने पाया है कि आयोग के द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न संख्या आप 8 देखेंगे। पूछा गया है कि कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है।
आप पाएंगे कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनलों ने जो अपना आंसर की जारी किया था, उसमें कईयों ने ए तो कईयों ने बी इसका आंसर सही बताया था। लेकिन मैं बता दूं कि इसका आंसर चारों के चारों ऑप्शन सही होंगे। कश्मीर सिंह बनाम बिहार राज्य, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल बनाम सुबोध गोपाल। तो आप देखेंगे कि किसी न किसी रूप में यह चारों जो वाद विवाद है वह जमींदारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और आयोग ने भी डी मानते हुए इसका आंसर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। आप सभी अपना चेक कर लेंगे कि आपने क्या लगाया था और आपका क्या मानना है। वैसे मैंने इसे गूगल किया है, मैं बता दूं, वैसे गूगल मानती नहीं है आयोग, तो आप अगर आपत्ति करेंगे तो कोई सोर्स जरूर देंगे आयोग को, ताकि आपके उत्तर पर विचार किया जा सके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 22 नंबर है। तो हम 22 नंबर क्वेश्चन पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या आयोग ने दिया है इसका आंसर। 22 नंबर क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे, यह काफ़ी उलझन भरा प्रश्न है, और मेरा मानना है कि यह जो है कि काफ़ी बच्चों ने इसको सही किया नहीं होगा। सही करेंगे अभी कैसे, सही करने की गुंजाइश भी तो नहीं है इस प्रश्न में। जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो मॉनिटरिंग है, आप उसमें देखेंगे जाकर तो आपको 8 एलिमेंट्स दिखेंगे जो लिखा हुआ है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैसे हम मेजर करते हैं। प्रश्न उसी के ऊपर जो है कि बेस्ड है, और प्रश्न इस तरह से बनाए गए हैं कि इसमें कोई भी आंसर फिट नहीं बैठ रहा है। अगर आंसर नहीं पूछा जाता यहाँ पे तो इसका आंसर डी बनता, चूँकि जो 8 एलिमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं इस AQI इंडेक्स में, इसमें ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड नहीं है, और यही एकमात्र ऑप्शन है जिसमें ऐसा शामिल किया गया है। अदरवाइज आप देखेंगे ना कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NH3, अमोनिया, उसके बाद जो है कि PM2.5, PM10, इन सभी को शामिल किया गया है। और ऊपर के जो 3 ऑप्शन हैं उसमें आप देखेंगे कि इन सभी का समावेश है। तो ऐसे में इस प्रश्न का उत्तर कोई बनता नहीं है। वैसे आयोग ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है वह ए दिया है, लेकिन वह बिल्कुल गलत है। तो आप बिल्कुल इस प्रश्न पर आपत्ति करेंगे, आप AQI के वेबसाइट पे जाएंगे सीधा, और वहाँ से जो 8 एलिमेंट्स है उसका आप रेफरेंस देंगे। आयोग को बिल्कुल इस रेफरेंस को मानना ही होगा। तो आप जरूर इस प्रश्न पर आपत्ति करेंगे। जिनका भी दूसरे आंसर के वजह से गलत हुआ हो, आपने अगर बी सी डी कोई भी लगाया हो और आपका गलत हो रहा हो, तो आप जरूर आपत्ति करें। आयोग को इस प्रश्न को हटाना चाहिए ताकि सभी को बेनिफिट हो, या फिर सभी को इक्वल मार्क्स देना चाहिए। तो आप जरूर इस प्रश्न पर आपत्ति करेंगे। अब जो हम नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर बात करेंगे वह है प्रश्न संख्या 36। देखते हैं कि 36 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया है और क्या उत्तर आयोग के द्वारा दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि यह प्रश्न जो है पूछा गया है कि मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र जो क्रॉप साइकिल होता है वह कितने ईयर का होता है। आप गूगल अगर करेंगे ना तो आप पाएंगे कि इसमें से कई फसल ऐसे हैं जो 1 साल के लिए भी है, 2 साल के लिए भी क्रॉपिंग उनका साइकिल है, और 3 साल के लिए भी है। आयोग ने जो उत्तर दिया है वह 2 वर्ष मानकर दिया है, जो कि कम्प्लीटली सही है नहीं। एक्चुअली में ऐसा है ना कि आप इस पर आपत्ति बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इसका आंसर कोई एक कम्प्लीटली हो नहीं सकता है। चूँकि आप मक्का, आलू और गन्ना का देखेंगे ना तो यह 3 साल वाले में भी आ जाता है और 1 साल वाले में भी आ जाता है। तो आयोग का यह मानना कि केवल 2 साल वाले में होगा, यह मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप बिल्कुल इस पर आपत्ति करेंगे, आयोग पुनः विचार करेगी इस पर। जब तक आप आपत्ति नहीं करेंगे ना तो क्वेश्चन पर विचार किया नहीं जाएगा, इसलिए आपको आपत्ति बिल्कुल करना चाहिए। फिर आयोग पुनरावृत्ति करके जो आंसर देगी उसे फिर तो हम मानेंगे ही, लेकिन आपको आपत्ति पहले जरूर करना चाहिए इस प्रश्न के ऊपर। अब हम जो नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे वह प्रश्न संख्या 41 है। तो आइए देखते हैं कि 41 में क्या पूछा जा रहा है। आप देखेंगे कि 41 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश डैश की ओर से हुआ है। तो
आयोग ने जो उत्तर दिया है वह ए यानी कि पलामू दिया है। लेकिन जब आप गूगल करेंगे ना, इस पूरे प्रश्न को आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि सीधा स्पष्ट तौर पर उत्तर जो है कि आपका सिंहभूम निकल कर आएगा। तो आपको इस प्रश्न पर भी आपत्ति अवश्य करना चाहिए। बस यही है कि आप रेफरेंस के तौर पर कोई अच्छी सी पुस्तक का नाम देंगे, आप थोड़ा मेहनत कर लेंगे और पुस्तक में ढूंढ लेंगे कि कहाँ दिया गया है। कोई भी हिस्ट्री की जो बुक आती होगी झारखंड स्पेशल की, तो आप उसमें देखेंगे और वहाँ जो सिंहभूम आंसर है आप उसे पिन कर देंगे। क्योंकि यह बिल्कुल आयोग के द्वारा दिया गया उत्तर पलामू गलत है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है जो 46 नंबर है, उसमें जो है कि आप आपत्ति कर सकते हैं, या फिर आपने अभी तक देखा होगा कि उस क्वेश्चन में काफ़ी चुनौती है कि क्या सही होगा क्या सही नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया आर्थिक, एक सेकंड, आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि किस पर्व से जो पहाड़ी खड़िया है वह आर्थिक स्थिति उनकी उजागर होती है। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर फागो दिया जा रहा है, लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग भरा आंसर है। कहीं कहीं जो है कि ये कर्मा अभी देखने को मिल रहा है और कहीं कहीं फागो भी मिल रहा है, तो आप देख लेंगे। वैसे मुझे लगता है कि आयोग जो फागो आंसर दी है वह अंततः फागो पर ही अड़ी रहेगी, लेकिन इसके बावजूद आप आपत्ति जरूर करेंगे इस प्रश्न पर। हो सकता है कि आपने बी लगाया हो और आपके आपत्ति के वजह से आयोग इस पर विचार करे और चेंज भी कर दे, तो आपको 1 नंबर का बेनिफिट हो जाएगा। तो आप जो है कि इस पर आपत्ति अवश्य करेंगे। वैसे एक कहीं कहीं कर्मा और कहीं कहीं फागो दोनों मिल रहा है, तो काफ़ी उलझन भरा है इसका उत्तर कि क्या स्पष्ट तौर पर होना चाहिए, ये कुछ निकल कर आ नहीं रहा है। हम जो नेक्स्ट प्रश्न के बराबर बात करने वाले हैं वह क्वेश्चन नंबर 52 है। तो 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि उसका आंसर क्या दिया गया है आयोग के तरफ से। 52 में आप देखेंगे ना कि इसका आंसर आप दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आयोग ने पूछा क्या है, पूछा है कि परमाणु बिजली घर और राज्य कौन सा मेल गलत है। इसमें से पूछा है ना कि कौन सा इसमें से मिलान जो है कि वो सही नहीं है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर कैगा उत्तर प्रदेश में दिया गया है, जबकि आप जानते हैं कि कैगा कर्नाटक में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर गलत है। आप देखेंगे ना कि उत्तर प्रदेश में नरौरा है, तो बिल्कुल यह गलत है। दूसरा है कि आप कलपक्कम देखेंगे कर्नाटक में दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे कलपक्कम को तमिलनाडु में देखेंगे, तो इस तरह से इसका आंसर बी एंड सी दोनों हो सकता है। आयोग ने जो दिया है आंसर बी दिया है, तो आप इस पर बिल्कुल आपत्ति करेंगे, क्योंकि बी एंड सी दोनों इसका उत्तर हो सकता है। तो इस प्रश्न को या तो आयोग को हटा देना चाहिए या फिर इक्वल नंबर जो है कि बच्चों को देना चाहिए। तो आप इस प्रश्न के ऊपर जरूर से जरूर आप आपत्ति करेंगे। निसंदेह इस प्रश्न के ऊपर आयोग को विचार करना ही होगा। आप देखेंगे कि 53 नंबर क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह का इसका उत्तर ना बी दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। आयोग ने इसका आंसर बी दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। आप देख लेंगे कि आपने क्या उत्तर दिया है। हो सकता है आपने इनकम टैक्स दिया हो या लैंड टैक्स दिया हो, तो आप देख लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसका आंसर आयोग ने जो दिया है वह बिल्कुल सही है और यही इसका उत्तर होना भी चाहिए था। जो अगला प्रश्न जो कि आप आपत्ति कर सकते हैं या फिर आपको दिक्कत हो सकता है, वह प्रश्न संख्या 64 है। तो हम 64 देखेंगे कि 64 में क्या आयोग ने पूछा है और आयोग ने उत्तर क्या दिया है उसका। 64 में आप देखेंगे कि प्रश्न कुछ ज़्यादा स्पष्ट है नहीं। वैसे देख लेंगे आपने क्या उत्तर दिया है और क्या आपको आपत्ति करना है या नहीं करना है इस पर। मुझे लगता है कि जिन लोगों का भी आयोग के उत्तर से गलत हो रहा हो तो वह बिल्कुल आपत्ति करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न कुछ ज़्यादा क्लियर है नहीं। प्रश्न में पूछा गया है कि राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है, लेकिन यहाँ आप ध्यान देंगे कि ना तो यहाँ एरिया वाइज दिया गया है और ना ही परसेंटेज वाइज दिया गया है। जब आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो इसका उत्तर मिजोरम होना चाहिए, लेकिन जब आप एरिया वाइज देखेंगे तो इसका उत्तर गुजरात होना चाहिए। तो आप
देख लेंगे कि आपने क्या उत्तर लगाया है और क्या आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिन लोगों का उत्तर सही नहीं हो रहा है वह ज़रूर आपत्ति करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। आयोग को इस क्वेश्चन के ऊपर भी विचार करना चाहिए एक बार कि आयोग क्या सोच रही है इस प्रश्न के ऊपर। जो नेक्स्ट प्रश्न है वह प्रश्न 80 है। 80 प्रश्न को भी हम देखेंगे कि क्या पूछा गया है और क्या उत्तर आयोग की तरफ से आया है। आप देखेंगे कि प्रश्न में पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। कई लोग ने इसका उत्तर अरमाइक लिपि लगाया है और उनका मानना है कि उनका उत्तर सही है। आयोग ने जो उत्तर दिया है वह ए है, जो कि बिल्कुल सही है। आप सोचेंगे कि दोनों कैसे सही हो सकता है। आप पाएंगे कि अरमाइक लिपि और खरोष्टी दोनों उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में ही हैं, लेकिन चूंकि प्रश्न में क्लियर मेंशन किया गया है कि पेशावर के निकट, तो आप देखेंगे कि खरोष्टी पेशावर के निकट है, जबकि अरमाइक आपको अफगानिस्तान के क्षेत्र में मिलेगा। तो इस तरह से इसका उत्तर खरोष्टी लिपि ही होना चाहिए और आयोग ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो आप देख लेंगे कि आपने क्या उत्तर लगाया था इसका। अब हम जो बात करेंगे वह प्रश्न संख्या 83 है। 83 के ऊपर देखेंगे कि आयोग ने क्या उत्तर दिया है इसका। आयोग 83 नंबर प्रश्न का ए आंसर दे रही है, जो कि बिल्कुल सही है। सातवाहन है, वाकाटक है और चालुक्य है, यह तीनों 3 काल का है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सही उत्तर है, इसी क्रम में है, ए बी सी इसी क्रम में जो है कि इसे रखा जाना चाहिए। तो आयोग बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत परेशानी हुई हो, वह प्रश्न संख्या 88 है। देखते हैं 88 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है और आप क्या देकर आए हैं और आयोग का क्या मानना है। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। यह पूछ रहा है कि मध्यकाल में सरकार की जो एक समग्र संरचना थी उसमें कौन कौन से शामिल थे। तो आप पाएंगे ना कि इसका उत्तर डी जो है कि बिल्कुल सही होना चाहिए, चूँकि फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का भी समावेश हो गया था इस टाइम। इसीलिए आप देखेंगे कि मध्यकाल में जो सल्तनत काल था उसमें फारसी उर्सी का जो है कि बहुत सारा बोलचाल जो है कि बढ़ गया था और गंगा जमुना जो तहजीब की बात करते हैं उसका विकास भी यहीं से हुआ है। तो आप स्पष्ट तौर पर इसका उत्तर डी ही लगाएंगे। अगर आपने कोई और दिया हो तो आप देख लेंगे, वैसे इसका उत्तर आयोग ने डी बिल्कुल सही दिया है। अब जो हम नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर बात करने वाले हैं वह प्रश्न संख्या 91 है। उससे पहले भी एक प्रश्न संख्या 68 है जिस पर हम अंत में विचार करेंगे। पहले 91 प्रश्न को देख लेते हैं, जो लग रहा है कि इस पर भी विचार करना चाहिए आयोग को, चूँकि यह बहुत स्पष्ट है नहीं। आप देखेंगे कि इसे क्रम में मिलाना है और स्वदेशी आंदोलन दिया हुआ है, लखनऊ समझौता दिया हुआ है, मार्ले मिंटो सुधार दिया हुआ है और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिया गया है। तो इसका जो क्रम दिया हुआ है आयोग की तरफ से वह डी है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे कि 1906 देखेंगे कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो उत्तर बनना चाहिए ADCB, जो कि कहीं भी दिया नहीं है। तो आप इस प्रश्न के ऊपर बिल्कुल आपत्ति करेंगे। आयोग को विचार करना चाहिए और हो सके तो इस प्रश्न को आयोग को हटा देना चाहिए। अब जो हम बात करेंगे आखिरी प्रश्न के ऊपर वह है 68। देखेंगे कि 68 में क्या पूछा गया है। एक्चुअली में 68 प्रश्न के देखने के बाद ऐसा लगता है कि प्रश्न काफ़ी पहले बना दिया गया था, लगभग अप्रैल के आसपास ही प्रश्न बना दिए गए थे और वही प्रश्न रख दिए गए हैं। आप देखेंगे कि करेंट अफेयर्स में कोई भी प्रश्न पैरालंपिक वगैरह से नहीं पूछा गया है, तो ओलंपिक वगैरह से नहीं है। तो इससे लगता है 68 को देखने के बाद कि प्रश्न अप्रैल में ही बनाए गए होंगे। चूँकि आप देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यह प्रश्न पूछा गया है और आयोग के तरफ से जो उत्तर दिया गया है वह HL दत्तू दिया गया है। जबकि पता होगा कि दिसंबर में ही HL दत्तू चेंज हो गए थे, उनका कार्यकाल तो समाप्त हो गया था। उसके बाद कुछ समय के लिए 2 महीने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में चलकर अरुण कुमार मिश्रा को पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया गया। अब चूंकि
प्रश्न में कह रहा है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि वर्तमान का मतलब फिर क्या होता है। अगर आप एच एल दत्तू दे रहे हैं तो, जो कि दिसंबर में रिटायर हो गए थे, तो आयोग को बिल्कुल इस प्रश्न के ऊपर विचार करना चाहिए, इस प्रश्न को हटाया भी जाना चाहिए। आप बिल्कुल इस प्रश्न पर आपत्ति करेंगे, आप सोर्स देख लेंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, और वहाँ से जो है कि आप इसका रेफरेंस देंगे। आयोग को बिल्कुल इस प्रश्न के ऊपर विचार करना ही चाहिए। तो इस तरह से हमने कुछ प्रश्न के ऊपर विचार किया है, जहाँ या तो आपके गलत हो रहे होंगे या फिर आप उलझन में होंगे कि कौन से प्रश्न के ऊपर आपत्ति करना है। तो मैंने आपको क्लियर क्रिस्टल बता दिया है कि किस प्रश्न के ऊपर आपत्ति करना है और कौन से प्रश्न हटाए जाने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। तो आप समय रहते आयोग को इन आपत्तियों के ऊपर अपने सुझाव भेज देंगे। सोर्सेस आप देख लेंगे कि आपके पास कौन से बुक्स अवेलेबल हैं और उसमें क्या या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही था आपको बताने के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।